नमस्कार, न्यूज स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। देश में कोरोना की दूसरी लहर अभी पूरी तरह थमी भी नहीं है कि तीसरी लहर की आशंका भी मंडराने लगी है। तीसरी लहर कब आएगी, इसको लेकर चर्चा चल ही रही है, लेकिन उससे पहले कोरोना का एक ऐसा वेरिएंट डेल्टा प्लस आ गया है जिसको लेकर सरकार अलर्ट होती दिख रही है। इस नए वेरिएंट को लेकर तमाम तरह की जांच चल रही है, लेकिन जिस तरह से डेल्टा वेरिएंट ने दूसरी लहर में तबाही मचाई थी, उससे डेल्टा प्लस से डरना स्वाभाविक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आगाह किया है कि कोविड-19 का डेल्टा प्लस वेरिएंट सबसे अधिक संक्रामक है। WHO की यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब कई देशों में इस वेरिएंट के मिलने की पुष्टि हुई है। आशंका जताई जा रही है कि तीसरी लहर का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर होगा। दूसरी लहर के कहर से राहत मिली तो तीसरी लहर की आशंका के बादल मंडराने लगे। तीसरी लहर के खतरे के बीच कोरोना का एक और नया रूप डराने लगा है। कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस ने भारत में दस्तक दे दी। अभी ये भारत के कुछ राज्यों तक ही पहुंचा है, लेकिन इस नए खतरे को लेकर सरकार भी अलर्ट हो गई है। डेल्टा वेरिएंट दुनिया के 80 देशों में है, भारत में भी है। और जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है वो अभी, और डेल्टा वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न माना गया है, यानी वो सीरियस श्रेणी में है। डेल्टा प्लस अभी 9 देशों में पाया गया है और भारत भी है। सुना आपने, स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक डेल्टा प्लस अब तक महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश में पहुंच चुका है। अब सरकार के सामने चुनौती इसको फैलने से रोकने की। डेल्टा प्लस वेरिएंट भारत समेत दुनिया के 9 देशों में, इसमें ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, रशिया, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, नेपाल, चीन शामिल है। यानी वैज्ञानिक डेल्टा प्लस को लेकर जांच में लगे हैं। ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पहले वाले वेरिएंट से कितना खतरनाक है। कुछ प्रोटेक्शन तो जरूर मिलेगी वैक्सीन से, बट किस हद तक मिलेगी ये कहना अभी मुश्किल है। आगे आने वाले समय में जब साइंटिफिक एविडेंस ज़्यादा मिलेगी हमें, तभी हम इसके बारे में कुछ कह सकते हैं। अभी इस पे स्टडीज चल रही हैं। हालांकि इस नए वेरिएंट को लेकर जांच हो रही है, लेकिन राहत वाली बात यह है कि डेल्टा प्लस पर भारत में मौजूद दोनों ही वैक्सीन प्रभावी हैं। कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन बोथ आर इफेक्टिव अगेंस्ट डेल्टा वेरिएंट। अभी महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस के सबसे ज्यादा मामले हैं, लेकिन ये दूसरे राज्यों में भी फैल रहा है, जो चिंता का सबब है। हाईली इन्फेक्शियस डेल्टा वेरिएंट, जो कि सेकेंड वेव का कारण था, उसने फर्दर म्यूटेट करके डेल्टा प्लस वेरिएंट का रूप ले लिया है। इसकी सीवियरिटी के बारे में जांच की जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार वायरस इम्यून रिस्पॉन्स को एस्केप कर सकता है, जिसका मतलब है कि जितनी भी वैक्सीन या एंटीबॉडीज यूज की जा रही है, ये उन्हें भी चकमा दे सकता है। डेल्टा वेरिएंट पहले से ही भारत में मौजूद है और इसी की वजह से दूसरी लहर में तबाही मची थी। ऐसे में डेल्टा प्लस क्या गुल खिलाएगा, ये बताना फिलहाल तो मुश्किल है, लेकिन नया वेरिएंट बड़े खतरे की घंटी बजा चुका है। दिल्ली से वैभव परमार, जी न्यूज़। कोरोना की दूसरी लहर में काफी बच्चे कोरोना संक्रमित हुए हैं। कोरोना की संभावित तीसरी लहर में भी बच्चों पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में अस्पताल में कोरोना संक्रमित बच्चों का इलाज कैसे करें, इसकी ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश के अलग अलग मेडिकल कॉलेज में चल रही है। बच्चों के इलाज से जुड़ी तमाम चुनौतियों से निपटने के लिए अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ को तैयार किया जा रहा है। जी मीडिया संवाददाता पूजा मक्कर ने ग्रेटर नोएडा के बड़े सरकारी अस्पताल में ऐसा ही तैयारियों का जायजा लिया। अब इस वक्त जो हालात आप देख रहे हैं वो आईसीयू के हालात हैं।
कोई बच्चा आईसीयू में पहुंचता है और उसे वेंटिलेटर लगाने की जरूरत पड़ती है तो वो कैसे लगाया जाएगा। यहाँ पर ये जो ट्रेनिंग दी जा रही है उस दौरान ताकि क्लोज टू रियल एक्सपीरियंस हो, यानी कि जो असल में आप करेंगे वैसा ही एक्सपीरियंस हो। आप तीसरी लहर आएगी या नहीं आएगी, लेकिन अस्पतालों को तैयारियां करनी बेहद जरूरी है और इसीलिए देश के अलग अलग अस्पतालों में ये तैयारियां शुरू हो गई हैं कि अगर बच्चे शिकार होते हैं तो उनका इलाज कैसे करना है। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के कासना के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मौजूद हैं और यहाँ ये जो डमी आपको नजर आ रही हैं, इसी से आपको ये पता चल रहा होगा कि ये बच्चों को किस तरह से संभाला जाए, किस तरह से इमरजेंसी हालात में उनकी ट्रेनिंग दी जाए और अगर कोई बच्चा इमरजेंसी कंडीशन में आता है तो उसको कैसे संभालना है, ये इस वक्त उसकी ट्रेनिंग चल रही है। इस ट्रेनिंग में डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, नर्सेज सभी लोग मौजूद हैं और वो इस बात को इस डमी के जरिए समझ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुजया मुखोपाध्याय हैं। जो ये ट्रेनिंग इस वक्त चल रही है इसकी जरूरत क्यों पड़ी, आपको क्या लगता है? देखिए, जैसा बोला जा रहा है कि थर्ड वेव में बच्चे ज्यादा प्रभावित होंगे एंड बच्चों को जो मैनेज करना वो डिफरेंट होता है बड़ों को मैनेज करने से, ठीक है ना। तो इसके लिए नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स, दूसरी स्ट्रीम के डॉक्टर्स जो पीडियाट्रिक्स के नहीं हो, उनको बच्चों में कैसे मैनेज करना है वो हम सिखाएं। इन्हें बड़ों का मैनेज करना आता है पर बच्चों में जब आती है चीजें तो वो नहीं उतना कॉन्फिडेंट। अभी ये जो ट्रेनिंग चल रही है अगर आप इसको एक्सप्लेन कर सकें। देखिए, ये लोग ये दिखा रहे हैं कि अगर कोई ऐसा सिक बच्चा आता है जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, बेहोश है और उसके दिल की गति बहुत कम हो गई है, तो उसको चेस्ट कंप्रेशन कैसे दिया जाए, ठीक है। ये जो सिखाया जाता है इसे बेसिक लाइफ सपोर्ट बोला जाता है और वो जो सामने कर रहे हैं वो चेस्ट कंप्रेशन दे रहे हैं। ये जो इस वक्त वो ऑक्सीजन मास्क लगाकर और एम्ब्यू बैग लगा ऐसे कर रहा है उसको चेस्ट कंप्रेशन बोल रहे हैं। तो ये चेस्ट कंप्रेशन देना सिखा रहे हैं और उसके साथ वो ऑक्सीजन सिखा रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई बच्चा आएगा, दिल की गति कम हो गई या सांस नहीं ले पा रहा है, इमीडिएटली कैसे मैनेज किया जाए, ये चीजें हम इनको यहाँ सिखा रहे हैं। ये जो तमाम सामान है बच्चों के लिए बिल्कुल अलग होता है और बड़ों के लिए बिल्कुल अलग होता है, उसी को ध्यान में रखकर ट्रेनिंग को डिजाइन किया जाता है। हाँ, जो ट्रेनिंग होती है बच्चों के लिए डिफरेंट गाइडलाइंस होती हैं, बड़ों की गाइडलाइंस डिफरेंट होती हैं, तो उस हिसाब से ही कराया जाए। और ये जो हम पीछे सेटअप देख रहे हैं ये आईसीयू के हिसाब से बनाया गया है। यहाँ पर क्या सीखते हैं लोग? देखिए, यहाँ हम सिखाते हैं कि अगर एक बच्चा आपका आईसीयू में एडमिट हो गया तो आप उसको कैसे क्या क्या मैनेज करोगे, क्या क्या देखोगे, ठीक है ना। जैसे वो मॉनिटर है उसमें हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, सैचुरेशन, ये सब देखना है। वेंटिलेटर यहाँ हम सिखाते हैं ये ट्यूबिंग्स कैसे लगानी है और कौन से साइज की ट्यूब लगेगी। वेंटिलेटर पे बड़ों के ट्यूब की साइज और बच्चों के ट्यूब की साइज डिफरेंट है, तो उन्हें ये आइडेंटिफाई कराते हैं हम लोग कि इतने से इस किलो तक का बच्चा आया तो ऐसे वाला ट्यूबिंग, उससे बड़ा बच्चा आया तो वैसा वाला ट्यूबिंग जी। तो आप जो यहाँ पर अभी देख रहे हैं ये वेंटिलेटर्स, ये बच्चों के लिए अलग होते हैं और बड़ों के लिए अलग होते हैं। इनके जो पैरामीटर्स होते हैं ये भी इस हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं कि ये बच्चों के हिसाब से लेवल्स को बताएं। जो उनके नॉर्मल लेवल्स हैं वो बड़ों से अलग होते हैं, उसी के हिसाब से इसे सेट किया जाता है। एक बार फिर आपको वो ट्रेनिंग दिखा देते हैं जो यहाँ पर चल रही है, जिसमें इमरजेंसी हालात में अगर कोई बच्चा आया है तो उसको किस तरह से मैनेज करना है ये सिखाया जा रहा है। डॉक्टर अनुपम, आपसे मैं समझना चाहूंगी ये जो एम्ब्यू बैग के जरिए अभी ये सीखा जा रहा है ये दरअसल क्या है और किस चीज की ट्रेनिंग? ये बेसिकली सबसे है कि अगर बच्चा आपके इमरजेंसी डिपार्टमेंट में अगर आता है और बच्चा आते ही अनकॉन्शियस है तो उसके बाद हमें क्या क्या नेक्स्ट स्टेप लेना है वो हम सिखा रहे हैं, जिसको हम बेसिक लाइफ सपोर्ट BLS बोलते हैं। हम उनको BLS सिखा रहे हैं यहाँ पे हम लोग। तो बेसिक लाइफ सपोर्ट जिसे कहते हैं, आप यहाँ पर ये देखिए कि किस तरह से चेस्ट कंप्रेशन देना है, यानी अगर कोई बच्चा ऐसे हालात में आया कि वो बेहोश है और उसकी सांस का भी पता नहीं चल रहा है तो चेस्ट कंप्रेशन कैसे दिया जाता है, ये उसकी ट्रेनिंग यहाँ पर अलग अलग लोग ले रहे हैं। आपसे अगर मैं पूछूं कि ये जो अभी आप सीख रहे हैं इस ट्रेनिंग से कितना समझ में आ पा रहा है? इससे मुझे बहुत जानकारी मिल रही है। इस ट्रेनिंग से आप कंप्रेशन सीख पा रहे हैं? यस मैम जी। तो यहाँ पर ये आप ट्रेनिंग देख रहे हैं, जो डमी है वो खास तौर पर उसी हिसाब से डिजाइन की गई हैं, जैसे कि बच्चे पर सीखना है अगर तो कैसे सीखना है उसी के हिसाब से ये मैनिक्विन्स आपको नजर आ रही हैं। बच्चों की जरूरतें अलग होती हैं। आपसे अगर मैं पूछूं बड़ों को मैनेज करना और बच्चों को मैनेज करना, उसमें आपने ट्रेनिंग के दौरान क्या पाया, किस तरह का फर्क होता है? मैम, इसमें ट्रेनिंग के दौरान हम BLS क्लास हमने पहले भी कर चुके हैं। इसमें CPR की प्रोसेस हो गई है। इसमें हम एडल्ट में जो करेंगे 30:2 पे करेंगे। जैसे इसकी डीप है, कैसे हमें करना है, ये सब करना पड़ेगा।